इस देश के चुनाव अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहे। ऐसे में विपक्ष को क्या करना चाहिए? कि आशा नहीं थी इस प्रकार की, लेकिन आशंकाएं थी। राइट टू वोट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कितनी भूमिका है? मुझे तो सबसे ज्यादा कमी नजर आई संवादहीनता, कि इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण तो कतई नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है विपक्ष की क्या रणनीति पहले से बदलेगी? और जैसा कि आप शुरुआत में कह रहे थे, पार्लियामेंट से आपको कितनी अपेक्षा है? समस्त विपक्ष और नागरिक समाज को बैठ करके तय करना होगा कि यहाँ से आगे का विकल्प क्या है। अगर जेपी 74 में आरएसएस और जनसंघ को साथ नहीं ला लेते तो आपको लगता है क्या कि आज ये ताकत इतनी ताकतवर हो? हिंदू के गेहूं की बाली मुसलमान के गेहूं की बाली से अलग दिखे। क्या बीजेपी की ये बढ़ी हुई ताकत बीजेपी की ताकत है? जेपी को इंदिरा जी से कितना स्नेह था ये लोगों को नहीं पता। साथियों नमस्कार। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। परिणामों का मूल्यांकन अपनी अपनी तरीके से हो रहा है, लेकिन खास तौर से पश्चिम बंगाल के परिणाम को लेकर के पढ़े लिखे वर्गों में, विपक्ष के नेताओं में, बुद्धिजीवियों में बेहद आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ये आश्चर्य जो था वो चुनाव से पहले भी व्यक्त किया जा रहा था। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, बिहार में भी हुआ एसआईआर, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में नाम काटे गए और जैसा परिणाम आया अप्रत्याशित, उस पर सब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। एक तरफ पूरी चुनावी मशीनरी की जो तौर तरीका है उस पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी बीजेपी जिस तरह से संसद के भीतर और संसद के बाहर लगातार न केवल अभिव्यक्ति पर बल्कि विपक्षी सांसदों, विपक्ष की राजनीति पर हमला कर रही है, उसको लेकर के भी तमाम लोगों के मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं। जब इन चिंताओं की बात होती है तो एक चेहरा अक्सर सामने आता है जिससे हमें जवाब की अपेक्षा रहती है, और वो जवाब देता भी वो और कोई नहीं, हमारे भाई मनोज कुमार झा जी हैं। राज्यसभा सांसद हैं, राजद के नेता हैं, और सबसे बड़ी बात खरा और सच बोलने वाले। मनोज जी, ये जो परिणाम आया 5 राज्यों का, क्या आपको ऐसी अपेक्षा थी ऐसे परिणाम आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। संभवतः प्रिंट में तो मैंने लिखा था, लेकिन इस मीडियम पर पहली बार आपसे बात हो रही है। देखिए, परिणाम की आशा नहीं थी इस प्रकार की, लेकिन आशंकाएं थी। तो ये इस परिणाम को मैं आशा और आशंका के बीच में कहीं रखना चाहता हूं। 23 अप्रैल जिस दिन फर्स्ट फेज हुआ था, उस दिन मैंने काफी सारे दोस्तों, चूंकि मेरे काफी सारे मित्र जब मैं रांची में पढ़ता था तो बंगाल के थे, और उनसे संपर्क मेरा उसके बाद भी रहा। और वहाँ का एक प्रमुख अखबार है जो हम विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे, और उसमें मैं अब लिखता भी हूँ। उन्होंने मुझसे एक लेख को कहा था और मैंने लिखा था बंगाल के एक ट्रेडिशन के बारे में, और उस ट्रेडिशन अड्डे की क्या भूमिका होती है। अड्डा जो शब्द नॉर्थ इंडिया में अलग मायने रखता है, लेकिन बंगाल में अलग मायने रखता है। अड्डा मतलब लोक विमर्श, पब्लिक स्पेस का एक अभिन्न हिस्सा है। देखिए, मैं इन परिणामों को, अगर 5 राज्यों को, हर राज्य के परिणाम एक अलग अलग प्रकार की दस्तक दे रहे हैं। मैं अपने को बंगाल तक अभी महदूद रखूंगा। ठीक है। बंगाल को लेकर के मेरा मानना है कि मोर लाइक बिहार। बिहार में हो सकता था हम चुनाव हार जाते, हारने पे कोई नहीं, लेकिन स्केल ऑफ डिफीट जो है ना, ये बहुत सारी चीजों को छुपाने की कोशिश करता है। मैं लगातार 3 दिन से बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, इस देश के चुनाव अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहे। देखिए, जब मैं कहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड, सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और जब अपने संविधान सभा में चुनाव आयोग की संरचना पर
उसकी उसकी क्या कार्यशैली होगी, भूमिका क्या होगी, जो बात हो रही थी, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष बोलने के पीछे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी। आज क्या स्थिति है? एक पार्टी के पास बड़ी सत्ता है, साधन, संसाधन और संस्थाएं। अगर ये 4-5 चीजें आपके पास हैं और मेरे पास नहीं है, तो चुनाव इक्वल फुटिंग पे नहीं है। ये मतलब इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी की, अमित शाह जी के एक मंच की साज सज्जा देख लीजिए, और हमारे केस में तेजस्वी जी के एक मंच की साज सज्जा देख लीजिए, या बंगाल में ममता जी के एक मंच की साज सज्जा देख लीजिए। तो मंच की साज सज्जा से लेकर के संस्थाओं पर आधिपत्य, तमाम चीजों की वजह से, और एसआईआर जिसका आपके सवाल में भी वो शुमार था, मुझे किसी एग्जीक्यूटिव से ज्यादा मुझे जुडिशियरी से थोड़ी दिक्कत हुई जब मैंने ये सुना उनके ऑब्जर्वेशन में कि अगर इस बार वोट नहीं डाले तो अगली बार डाल लीजिएगा। ये हमारे संविधान की को रचने वाले लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना कैजुअल रिमार्क, जिसके रिपरकशन इतने हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिसिंग वोट दिस ईयर? मान लीजिए वो लाखों लोग में से, चलिए लाख में से 50,000 ही क्लियर हो गए, 1 लाख क्लियर हुए, वो 1 लाख कहीं जीत हार तो तय कर सकते थे। बिल्कुल सही कर सकते। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि संभवतः देश को, सिर्फ मैं विपक्षी दल नहीं कहता हूं, पूरे देश को, क्योंकि अंततः देश के नागरिक तय करते हैं कि सरकार कहां किसकी बनेगी, कौन सी। लेकिन अगर उनकी भूमिका भी दोयम दर्जे की हो जाए कि वो चाहे भी, तो इस अनइक्वल माहौल में उनका चाह कभी भी साकार नहीं हो पाएगा, उसका प्रकटीकरण नहीं हो पाएगा। इस जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिसका जिक्र आपने मुझसे करीब 4-6 महीने पहले भी किया था, आज भी कर रहे हैं, आप चुनाव से पहले किया था जी। इसमें इलेक्शन कमीशन की कितनी भूमिका है? एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या विपक्ष इस जो जनता को जिसकी प्रति जिसकी जिम्मेदारी है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए लड़ाई लड़े, तो क्या वो लड़ाई लड़ पाया विपक्ष? देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अक्सर जब आप कहते हैं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक न रखूं ये नहीं होगा, लेकिन सबसे पहली चीज है कि चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त, मैं अपना उदाहरण देता हूं। हमारी मीटिंग हुई थी और मुझे कहना पड़ा था, मैं पहले चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से नहीं मिल रहा था। जब से मैं सक्रिय राजनीति में हूं, उससे पूर्व भी एज ए यूनिवर्सिटी टीचर मुझे कई ओकेजन पे मैं तब के चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करता रहा, और जब राजनीति में आया तो अक्सर मेरी मुलाकात हुई। कम से कम बीते 12-14 वर्षों में 3-4 मुख्य चुनाव आयुक्तों से मैं मिल चुका हूं। मुझे सबसे ज्यादा कमी नजर आई संवादहीनता, और मैं कई बार बोल चुका हूं, लिख चुका हूं कि अंग्रेजी में एक शब्द है लिसनिंग और हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग का हिंदी अगर तर्जुमा करेंगे तो सुनना होता है, लेकिन लिसनिंग और हियरिंग में फर्क है। हियरिंग में यह है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी चिंता ये बात भी है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, बाहर कौन सी आवाज आ रही है, तो वो हियरिंग हो जाता है। लिसनिंग व्हेन आई एम इंटेंटली लिसनिंग टू यू, जब मैं आपके साथ हूं तो आपके साथ हूं, मैं आपकी बातों पे गौर कर रहा हूं। हमें इस सरोकार का अभाव दिखा मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त में। बिल्कुल ठीक है। और जिसकी वजह से बाद में टीएमसी डेलीगेशन का भी कमोबेश वही कहना था, वही रिएक्शन भी था। जब मैं निकल के आया था ऑल पार्टी डेलीगेशन में, जिसमें सब थे, सिंघवी साहब थे, लेफ्ट के लोग थे, टीएमसी के भी लोग थे, सपा के लोग थे, तो मैंने मीडिया के साथ पहली बातचीत में यही कहा
कि इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण तो कतई नहीं कह सकता। आप सोचिए कि एक अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये बोलना पड़ रहा है तो जाहिर है कि सिर्फ गलती तो मान लीजिए मेरी भी होगी, लेकिन दूसरे को भी तो सोचना चाहिए क्यों भरोसा उठ रहा है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो बात कही, विपक्ष क्या करे? लोगों के सरोकार के मुद्दे ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते, हम उठाते हैं। हम जो मैंने कहा ना, लेवल प्लेइंग फील्ड। फर्ज कीजिए आज 2011-12 में अगर कहीं कोई घटना होती थी, कहीं करप्शन का केस आता था या किसी क्रोनी पूंजीपति के किसी अत्यधिक दबाव की वजह से कोई सरकारी फैसला होता था, तो मीडिया का पूरा इकोसिस्टम विपक्ष और नागरिक समाज के साथ होता था। आज वो परिस्थितियां पलट गई हैं। एक अथॉरिटेरियन निजाम की जो सारी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूं दक्षिणपंथी अधिनायकवाद, तो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद का जो तेवर है वो चस्पा है हर जगह। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का अभाव जो मैंने पहले कहा, उसमें इसको जोड़ दीजिए। संभवतः विपक्ष को नागरिक समाज के साथ, लोगों के साथ बैठ करके साझा फैसला करना पड़ेगा कि ये जो एक अंधी गुफा में हम सब आ गए हैं, जहां अभी रोशनी का सुराग नहीं दिखता है, इसका विकल्प क्या हो सकता है? मुझको लगता है कि आखिरी तक ये कोशिश होनी चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक विकल्प तलाशें डेमोक्रेसी में, लेकिन विकल्प अब बेहद आवश्यक है। अन्यथा राइट टू वोट का कोई मतलब नहीं रह जाए, मतलब नहीं हो जाता जिनसे कोई भी लोकतंत्र बनता है। लेकिन एक चीज बताइए, मुझे याद आ रहा है, अभी अचानक याद आया कि दिसंबर में जब विंटर सेशन था, कांग्रेस वोट चोरी पर बहस करना चाहती थी, आरजेडी भी तैयार थी जहां तक मुझे याद है, लेकिन टीएमसी और समाजवादी पार्टी चाहती थी कि और चीजों पर बहस हो। जबकि उस वक्त जो तत्काल वोट चोरी के कई मुद्दे बड़े बड़े आए थे, कांग्रेस चाहती थी। फिर अंत में यही हुआ कि कांग्रेस ने अपने आप को पीछे थोड़ा खींचा और अन्य विषयों पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई, और वो टॉपिक का सिलेक्शन क्या हो उस पर कई मतभेद था। सत्ता पक्ष भी चोरी वाले शब्द के लिए डिस्कशन को तैयार नहीं था, तो वो उसको ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत, लेकिन लोगों को आजादी थी कि वो जो चाहें इसके अंदर चुनाव प्रक्रिया, चुनाव की पद्धति के इर्द गिर्द ये अपनी बात रखे। देखिए, दूसरी चीज मैं मानता हूं, ऐसा नहीं है कि बंगाल के नतीजे के बाद या फलानी जगह के नतीजे के बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि हम अलायंस हैं, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हर अलायंस पार्टनर का उद्देश्य होता है कि मेरा फुटप्रिंट बढ़े। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है दलों की भी और ये व्यक्तियों की भी होती है। लेकिन मुझको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि एक कॉमन, जैसे मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, जो हम अभी तक का अनुभव है कि चुनाव के दौरान, चुनाव के पश्चात, तो मुझको लगता है कि एक एजिटेशनल पॉलिटिक्स का भी एक कॉमन एजेंडा अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज तय होना होगा। जैसे मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को यह भी तय करना होगा कि अक्सर जो हम चुनाव के समय जागते हैं या ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो निरंतरता हमारे एजिटेशन की 24 घंटे 7 दिन होना चाहिए। इन द सेंस कि अगर प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सिर्फ संसद में बोलने की चीज नहीं है। संसद कितने दिन बैठती है? अब तो कमोबेश धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब तक हम सड़कों को संसद में तब्दील नहीं करेंगे, गांव की गलियों को संसद में तब्दील नहीं करेंगे, तो अगर संसद के भरोसे सिर्फ बैठेंगे या हमारे जैसे 10, 20, 100, 150 लोग अखबारों में लिख करके, मैं समझता हूं कि एवरीडे लाइफ में हमें ज्यादा वो संसदीय स्पेस क्रिएट करना होगा, चाहे गांव की सड़क हो, शहर का मोहल्ला हो, और इससे आप एक कम से कम लोगों को एक परिवर्तनकामी जो भावना है उसके लिए संबल दे सकते हैं। जनता को भी मैं लगातार सुन रहा हूं, जनता जो चाहती है विपक्ष से
आपको भी कल सुना था एक कार्यक्रम में। मुझे याद है कि जब बोफोर्स का मुद्दा आया था 89 में, तो करीब 70 सांसदों ने विपक्ष के इस्तीफा दिया था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस के करीब 12-13 सांसदों ने तेलंगाना वाले मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। आपको लगता है कि ऐसे वक्त में जब न केवल नागरिक अधिकार, चुनावी पार्टियों के अधिकार, विपक्ष के अधिकार, आम आदमी के अधिकार स्थगित हों, साफ शब्दों में कहना स्थगित हों, वैसे में पार्लियामेंट से आपको कितनी अपेक्षा है और आपको लगता है कि क्या चुनाव लड़ने का कोई स्पेस बचा है? देखिए, मैं इस पर अगर अपनी सिर्फ व्यक्तिगत राय दूं, व्यक्तिगत राय जानना। हाँ, व्यक्तिगत राय, कल जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे चुका हूं कि संभवतः तमाम विपक्ष को और नागरिक समाज को, मैं अक्सर कहता हूं विपक्ष को सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के चेहरों से मत देखिए। एक व्यापक नागरिक समाज है जिसकी मदद से हम विपक्ष के महत्वपूर्ण अवयव हैं। हमें जनता के साथ संवाद करके ये तय करना होगा कि इन विसंगतियों के साथ क्या चुनाव लड़ने का कोई मतलब है या नहीं है। अगर इन विसंगतियों के साथ चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है तो या तो हम इन विसंगतियों को दूर करने के लिए दबाव बनाएं। हम इतना तो कह सकते हैं भाई कि जिस संस्था पर जवाबदेही है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की, अगर वही संदेह के दायरे में है, क्या आप इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकते? अभी चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस चल रही है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के, जिसमें इस सरकार ने चेंज किया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बायस दिख जाता है। तो मेरा मानना है कि इस तरह की कई चीजों के लिए हमें मांग करते हुए फौरी तौर पर परिवर्तन चाहिए, नहीं तो जो मैंने कहा, दोहरा रहा हूं, समस्त विपक्ष और नागरिक समाज को बैठ करके तय करना होगा कि यहां से आगे का विकल्प क्या है। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर कांग्रेस और वामपंथी दल साथ लड़े होते, टीएमसी भी गठबंधन लड़ा होता, तो स्थिति अलग होती या क्या फिर ऐसी स्थिति? देखिए, मेरा मानना है कि ना, ये काउंटर फैक्चुअल स्पेकुलेटिव इमेजिनेशन का कोई मतलब नहीं। मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब देखिए, जैसे हम केरल में चुनाव लड़े, हम एलडीएफ के साथ हमेशा से थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम एलडीएफ के साथ। तो उसी तरह अगर हम पोस्ट फैक्टो एनालिसिस करेंगे तो लगेगा कि यहाँ अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता। अक्सर अरिथमेटिक जो पोस्ट पोल दिखता है वो जरूरी नहीं है कि अगर इसके कैनवस को हम बदल देते तो नतीजे कुछ और अलग होते, हो सकता है ऐसे ही होते। लेकिन मैं अभी भी जाऊंगा बेसिक सवाल पे कि हम एक ऐसे पॉलिटिकल क्लाइमेट में इलेक्शन को इमेजिन करते हैं जिस पॉलिटिकल क्लाइमेट में फील्ड असमान है, ग्रोसली अनइक्वल। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव के नतीजे तमाम उन राज्यों में जहां इस पार्टी की अभी अच्छी मौजूदगी है, मसलन बीजेपी, उन राज्यों में इनके पास एक एडिशनल सेट ऑफ फैक्टर्स काम करता है, रिसोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस, ये सारी चीजों का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय करता है। बीजेपी की जो ताकत लगातार दावा करते हैं कि बढ़ी है 2014 के बाद से, पक्ष भी दावा करता है, तो दावा करेंगे ही करेंगे, विपक्ष भी कई बार कहता है बीजेपी ने अपने आप को ताकतवर बना लिया। अभी आपने कहा, क्या बीजेपी की ये बढ़ी हुई ताकत बीजेपी की ताकत है या फिर वही इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज, ये सब मिल करके बीजेपी की ताकत को बढ़ा? नहीं, मैं जो रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशंस की मैंने बात की उससे विलग एक बात कहूंगा। हम पहले की भी बीजेपी को जानते थे, हमने उनके सांप्रदायिक चरित्र को भी देखा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूं कि लेकिन अब जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, कई सारी चीजें जो लोग दबे स्वर में भी नहीं पहले बोला करते थे। मैं ये नहीं कहता, पूर्वाग्रह पहले भी थे, अंतर सामुदायिक पूर्वाग्रह, इंटर कम्युनिटी प्रेजुडिसेस, इसलिए दंगे फसाद भी होते थे, हम सब जानते हैं। पार्टीशन हुआ 1947 में, लेकिन आज क्या परिस्थिति है? आज आप कुछ भी बोल के निकल जाए,
अगर मैं अभी आसाम चीफ मिनिस्टर साहब के हाँ, कुछ विजुअल्स देखा था चुनाव के दौरान, कुछ एडवर्टीजमेंट्स थे जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखे थे। फिर मैं गिनती के दिन, चुनाव के मतों की गिनती के दिन, बीजेपी के एक लीडर जो पहले टीएमसी में थे, कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में गए, अभी बीजेपी में है 6 वर्षों से, उन्होंने हिंदू ईवीएम, मुस्लिम ईवीएम, तो कभी मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाने के दौर में सोचता था कि क्या ये लोग समाज को इतना बांट देंगे कि कल को हिंदू के गेहूं की बाली मुसलमान के गेहूं की बाली से अलग दिखे, या हिंदू भैंस मुसलमान भैंस से अलग पहचान रखेगी। ये जो समाज का बंटवारा, जिसको मैं कहता हूं जहनी बंटवारा हुआ है, यहाँ कोई लाइन ड्रॉ नहीं की गई है बॉर्डर की तरह, लेकिन वो लाइन लोगों के यहाँ ड्रॉ कर दी गई है। और अनइक्वल जो मैंने फील्ड कहा, उसमें एक इस चीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे समाज को इतना बांट दिया गया है कि उसके बाद कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारे लाइफ टाइम में ये बंटवारा खत्म होगा, ये जहनी बंटवारा खत्म होगा, या कई एक साल लग जाएंगे इस तरह की राजनीति को रिपेयर करने में, रिट्रीव करने में, खत्म करने में। अगर जेपी 74 में आरएसएस और जनसंघ को साथ नहीं ला लेते तो आपको लगता है क्या कि आज ये ताकत इतनी ताकतवर हो पाती? देखिए, ये उस तरह के सवाल है ना कि रूबिकॉन नाम की नदी को अगर जूलियस सीजर ने क्रॉस ना किया होता, या पानीपत की लड़ाई जब चल रही थी तो हवा का रुख बदल गया होता, या रेगिस्तान में कोई युद्ध लड़ रहा था, रेत काश इधर से उधर हो गई होती, ये सब चीजें एकेडमिक डिस्कशन के लिए उचित नहीं है। उस दौर था, देखिए वो, मतलब मैं तो चूंकि जानता हूं जेपी को इंदिरा जी से कितना स्नेह था ये लोगों को नहीं पता। शायद नेहरू के साथ जो नैकट्य जेपी का था वो चिट्ठी पत्री में है, कागजों में है। और जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो वो जेपी को नागवार गुजरा, लेकिन जेपी ने इस लड़ाई को कभी व्यक्तिगत नहीं कहा। वो इंदिरा जी के अधिनायकवादी तेवर से लड़ रहे थे, और जब चुनाव इंदिरा जी हार गई और इंदिरा जी पर जब कार्रवाई एक खास तरीके से शुरू हुई तो जेपी को पसंद नहीं आया। जेपी के लिए इंदिरा जी हिंदू ही थी। तो मैं इसलिए ये उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हाँ, उस आंदोलन के दौरान जो आरएसएस या जनसंघ के साथ तब तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डील नहीं करना चाहती थी, उसको जेपी के कद के नेता के समक्ष वो एक लेजिटिमेसी मिली। लेकिन मैं मानता हूं कि इतिहास की उस धारा का उस वक्त वो आशय था, महत्व था। आज हम एकेडमिक डिस्कशन के लिए इस पर सोच जरूर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा अब धरा नहीं। मैं प्रोफेसर आनंद कुमार से भी एक सवाल किया था, आपसे भी कर रहा हूँ। तमाम सोशलिस्टों को मैं जानता हूँ, नीतीश कुमार का ही नाम नहीं, बहुत सारे जो कालांतर में आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम पूरा वो हो गए। तो लालू जी अपवाद है, निश्चित तौर पे लालू जी अपवाद है। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? मेरे बहुत नजदीकी लोगों को मैं जानता हूँ जो एकदम पूरी तरह से घोर भक्त हो गए। वजह क्या रही? मैं इंडिविजुअल केसेस की वजह बोलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो वैचारिक रूप से ठोस होते हैं और जिनको पता है कि ये जो पॉलिटिकल चमक है इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिनको लगता है कि यही चमक, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, दे गेट कैरिड अवे, वो इधर से उधर चले जाएंगे। लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल जो इस धारा ये बार बार जीतती रहे, अर्श पे जाती रहे, लेकिन लोग फर्श पे रहना गवारा करके भी अर्श का ख्वाब नहीं बुनेंगे। दक्षिण में अभी तक बीजेपी अपना पैर नहीं जमा पाई कायदे से। केरल में 3 सीट जीत गई है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब यूपी का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है मनोज जी, पंजाब का भी है। आपको क्या लगता है विपक्ष की क्या रणनीति पहले से बदलेगी? और जैसा कि आप शुरुआत में कह रहे थे, 7
एकदम एक साथ दिखना, सड़क पे उतरना स्थिति को मजबूत कर सकता है। देखिए मैं इसको अगर एपिसोडिक बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा कि यूपी या पंजाब में। मेरा मानना है कि हमारी राजनीति को मैं इस पर लिखने की भी कोशिश कर रहा हूं, जी, जी। मेरी अपनी पार्टी में भी इस पर बात हो रही है जी, जी। कि हमें आइडेंटिटी और क्लास को हम्म, का सम्मिश्रण तैयार करना होगा, यानी पहचान की राजनीति और वर्ग की राजनीति दोनों को जोड़ते हुए आपको एक जिसको कहते हैं प्रगतिशील एजेंडा लाना होगा। क्यों नहीं अच्छे पेंशन की बात हो, क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की बात हो, क्यों नहीं इनकम इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात हो, क्यों नहीं सामाजिक सौहार्द को कितना टोन अप किया जाए। ये जो खाइयां लोगों के बीच में हो गई है, समुदायों के बीच में हो गई है, इनको कैसे पाटा जाए, ये इसके लिए कोई अलग से मैं समझता हूं कि दैवीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये जमीनी हकीकत है। यहां अगर हमने बुनावट सही कर ली, और मैं दोहरा रहा हूं एजिटेशनल फॉर्म में, तो आप चुनाव अच्छा लड़ेंगे। जीत हार अंगणित के आखिरी छोर पे डिपेंड करता है, लेकिन आप एक तरफा नहीं हारेंगे। बहुत अच्छा। मोदी सरकार डिलिमिटेशन की ओर बढ़ रही है, अभी लाई भी थी खुदाई डिलिमिटेशन की आड़ में संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन। ऐसे में विपक्ष को क्या करना चाहिए? देखिए, डिलिमिटेशन एक हकीकत होती है, ये मानना चाहिए, क्योंकि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज की साइज इतनी ह्यूमंगस हो गई है कि मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए संभव ही नहीं है कि शायद वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को एक बार में देख भी ले, संभव ही नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हिंदुस्तान की जो संरचना थी वो बड़ी संजीदगी से रची गई थी, उसको ऐसा उसमें कल पुर्जा नहीं लगाना चाहिए जिससे फेडरल स्कीम बिगड़े। तो देखिए सरकार ने क्या किया, इस डिलिमिटेड, आप में से किसी ने सिर्फ मुजुबानी सुना होगा कि 50% सीट अक्रॉस, कहीं कागज पे लिखा हुआ नहीं था, बिल्कुल कहीं कागज पे लिखा हुआ नहीं। बिल्कुल। तो ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे डिस्कशन होता है ना, इसको किनारे करके ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, बल्कि सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी हो और एक बैलेंस्ड अप्रोच टू डिलिमिटेशन जिसमें पॉपुलेशन के साथ साथ परफॉर्मेंस या कुछ और फैक्टर्स भी एडअप किए जाए। अन्यथा ये जो पूरा का पूरा फेडरल स्कीम ऑफ थिंग है वो चोटिल ना हो, वो आहत ना हो। इस सरकार ने वो कोशिश नहीं की, क्योंकि अभी मान लीजिए कल को होगा डिलिमिटेशन, जब तक आप पूरे देश के मिजाज को एक साथ लेकर के नहीं चलेंगे, मैं नहीं चाहता हमारे देश में मानसिक बाल्कनाइजेशन हो जाए। बहुत ठीक, बहुत अच्छी बात। 2024 में आप लोगों की ताकत ही थी विपक्ष की कि 240 पे समेट दिया बीजेपी को। निश्चित तौर पे ये एक बड़ा संकेत था 2014 के बाद। क्या 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन में विपक्ष में अंतर विरोध बढ़ा है क्या? देखिए मैं बिल्कुल मैं ईमानदारी से बताऊंगा, ऐसा नहीं, मैं अगर कहूंगा अंतर विरोध नहीं है तो ये बेईमानी होगी। अंतर विरोध है, और मैंने कहा चूंकि अलग अलग दल हैं तो अंतर विरोध होगा। लेकिन जो आपके एक और सवाल के जवाब में मैंने कहा था, दोहरा रहा हूं कि एक कॉमन पूल तय करना होगा कि हमारे विरोध इंडिविजुअल पार्टी के एक्स नंबर ऑफ इश्यूज पे वो हैं, लेकिन इन इश्यूज पे हम साथ हैं और साथ दिखेंगे, साथ एजिटेशन करेंगे। ये परिपाटी अगर हमने विकसित कर ली तो मैं समझता हूं लोगों को विकल्प साफ दिखेगा, और विकल्प वो जेरोक्स कॉपी नहीं होगी बीजेपी की, फ्रेश कॉपी होगी, ऑल्टरनेटिव कॉपी होगी। आखिरी सवाल, अगर देश का विपक्ष, पहले हुआ है फिर से कह रहा हूं, संसद से सामूहिक इस्तीफा देने जैसी कोई योजना बनाता है, जवाब में इस जो माहौल है इसके विरुद्ध में चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की है, आप लोगों ने देखा, आप उसको कहीं से भी सभापति ने नहीं माना। अगर ऐसी कोई मुहिम लाता है सामूहिक इस्तीफे की, तो आप उसका समर्थन करेंगे? देखिए मेरा मानना है कि वो परिस्थितियां आ जाएंगी अगर इस देश में
चुनावी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया, तो मैं उस परिस्थिति को ऐसा नहीं है कि नहीं मानता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अनिश्चितता, जो घोर निराशा का माहौल है, उसमें हम तमाम सांसद क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं और उसकी वजह से जनता के अंदर भी एक मायूसी छा रही है। हमारी सारी कोशिश होनी चाहिए टू कोर्स करेक्ट इट इन अ डेमोक्रेटिक वे। मैं अराजकता का पैरोकार कतई नहीं हो सकता, लेकिन अगर देखें कि अब देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, कोई सुनने को तैयार, मैं कह रहा हूं देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपको तमाम वो विकल्प तराशने होंगे, तलाश करने होंगे, जिसके बाद आप एक नई व्यवस्था जो सबको स्वीकार्य हो उसके पक्ष में खड़े हो पाए। साथियों, हम सबके बीच थे मनोज कुमार झा जी, जिन्होंने सभी सवालों का बहुत ही बढ़िया से अच्छे से जवाब दिया है। हम मनोज जी से लगातार बात करते रहेंगे। मनोज जी, आपका थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।